पिछला क्लास में हम लोग क्या देखे थे? वोल्टेज और करंट के बारे में पढ़ लिए थे। वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट तो पता है, फ्लो ऑफ चार्ज। इन दोनों को पढ़ लिए थे। अब इस क्लास में हम लोग देखेंगे इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन क्या है? तो वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन देने वाले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओम, और उन्हीं के नाम पे पड़ा है ये लॉ, ओम लॉ। ये लॉ क्या बोलता है कि किसी भी क्लोज्ड सर्किट में जो करंट होगा या फिर जो वोल्टेज होगा यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मतलब किसी सर्किट में मान लीजिए कि इसका वोल्टेज है V, तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा होगा तो वोल्टेज और करंट, वोल्टेज जो होगा करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है पता होगा कि एक क्वांटिटी को इंक्रीज करता है दूसरा भी इंक्रीज करता है, एक क्वांटिटी को डिक्रीज करता है दूसरा भी डिक्रीज करता है। मतलब इस तरह का रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में होगा। एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये रिलेशन दिए थे ओम ओम दिए थे, ठीक है। इस लॉ को बोलते हैं ओम, ठीक है। हाँ, एक बात और, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, साथ में ये बोलना बहुत जरूरी है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मींस उसी टेम्परेचर पे, टेम्परेचर को कम या ज्यादा नहीं करना है, जिस टेम्परेचर पे बात हो रही है उसी टेम्परेचर पे ये चीज होगा। बढ़ा देंगे या घटा देंगे तो इसमें कुछ इस लॉ में गलती हो जाएगी, ये लॉ गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर बोलना बहुत जरूरी है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लाते हैं जिसका नाम है R। तो एक रिलेशन बन जाता है यहाँ पे V और I के बीच में, V इज इक्वल टू IR। और ये फॉर्मूला जो हम लोग याद करेंगे और ये बहुत काम का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है ये, तो हमेशा याद रखिएगा इसको। इसका डेफिनेशन भी है, ठीक। क्वेश्चन आएगा स्टेट ओम्स लॉ, तो क्या कहेंगे हम लोग? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेसिस्टर is directly proportional to the current flowing through it at constant temperature। ये बोलता है ओम्स लॉ, ठीक है। चलिए अब ये जो हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाए हैं R, ये है क्या? R है जिस रेसिस्टर से ये करंट फ्लो कर रहा है उसका रेसिस्टेंस। R क्या है? रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब ये रेसिस्टेंस क्या होता है? भैया रेसिस्टेंस भी पढ़ना पड़ेगा। रेसिस्टेंस क्या होता है? तो रेसिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, इट इज अ प्रॉपर्टी, गुण है ये, गुण किसका? कंडक्टर का। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। मतलब करंट के फ्लो को रोकने की क्षमता हो, रेसिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रेसिस्ट द फ्लो, इट रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट, इन अ कंडक्टर, ठीक है। चलो भाई, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, यानी कि इसको मेजर कर सकते हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? इट्स ऐसा यूनिट इज, फिर से इन्हीं के नाम पे पड़ा है, ओम। ओम, और इसका सिंबल देते हैं हम लोग इस तरह, ये हो गया ओम का सिंबल, ठीक है। ऐसा यूनिट है इसका ओम।
अब देखते हैं ये रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो इसमें पहला फैक्टर है मटेरियल, यानी कि कंडक्टर किस मटेरियल से बना है। दूसरा है टेम्परेचर, और अगर ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर बात कर रहे हैं तो ये टेम्परेचर एक फैक्टर नहीं होगा। और तीसरा हो जाएगा लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और चौथा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ये चार चीजों पे डिपेंड करेगा कितना रेसिस्टेंस होने वाला है किसी कंडक्टर का। इसमें से ये चीज तो पता है, ये चीज तो पता है, मटेरियल किस मटेरियल से बना हुआ है उस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर लंबाई पे कैसे डिपेंड करता है रेसिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, मींस रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चलिए इसको हम लोग एक इक्वेशन से दिखाएंगे हम लोग अभी किस तरह से डिपेंड करता है, ये भी बताते हैं। रेसिस्टेंस जो होता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि किसी भी कंडक्टर का लेंथ इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, जैसे एक अगर कंडक्टर है इस तरह का सिलेंड्रिकल कंडक्टर, इसको बीच से काट दिए तो ये सामने का जो एरिया आएगा इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। कहने का मतलब है उस कंडक्टर का थिकनेस, मोटाई, अगर मोटाई को बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस घटता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब फिर से इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे अगर लाते हैं वो है रो, तो रेसिस्टेंस का एक फॉर्मूला बन जाता है रो एल बाई ए, और ये रो क्या है, इसको पढ़ते हैं रो, आर एच ओ, रो। ये रो क्या है, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। अब ये रेसिस्टिविटी क्या है, जैसे डेंसिटी हम लोग पढ़ते हैं वैसे ही रेसिस्टिविटी भी है। डेंसिटी से हम लोग को पता चलता है कि कोई चीज कितना भारी है या हल्का है, तो उसी तरह से रेसिस्टिविटी से पता चलता है कि किसी भी मटेरियल का रेसिस्टेंस कितना ज्यादा होगा या कम होगा। तो रेसिस्टिविटी अगर फाइंड करना है तो क्या करेंगे हम लोग, किसी भी कंडक्टर का 1 मीटर लेंगे लेंथ, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर लेंगे, और इतने में देखेंगे कितना रेसिस्टेंस आ रहा है। क्या बोले, 1 मीटर लेंथ ले लो कंडक्टर का और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया, और इतने में देखो कितना रेसिस्टेंस आ रहा है। तो इतने में जो रेसिस्टेंस आ रहा होगा उसी को रेसिस्टिविटी बोलते हैं। हर कंडक्टर का अगर कंपेयर करना है कितना रेसिस्टेंस होने वाला है, जैसे तुम्हारे पास एक एल्युमिनियम है और दूसरा है कॉपर, दो तरह के वायर है, तो कंपेयर करना होगा कि किन का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, एल्युमिनियम का इतना बड़ा लेंथ ले लेंगे, कॉपर का इतना बड़ा लेंथ ले लेंगे, कुछ भी मोटाई ले लेंगे, तो इस तरह से कंपेयर तो होता नहीं है। कंपेयर कैसे करेंगे, दोनों का लेंथ बराबर लेकर के और क्रॉस सेक्शन एरिया भी बराबर लेकर के, अगर दोनों का ये सेम रखते हैं और उतने में जो रेसिस्टेंस आएगा उस तरह से कंपेयर करेंगे। तो हम लोग एक कांस्टेंट रख दिए कि 1 मीटर लेते हैं इधर का और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं, इतने में देखते हैं जो रेसिस्टेंस आएगा वही उसका रेसिस्टिविटी कहलाएगा। एल्युमिनियम का रेसिस्टिविटी अलग हो जाएगा, फिर कॉपर का अलग हो जाएगा, ठीक है, आई बात समझ। चलिए अब इसका हम लोग एसआई यूनिट देख लेते हैं, रो का एसआई यूनिट क्या होगा। तो रो का पहले फॉर्मूला निकाल लीजिए, ये उधर ले जाइए, आर इंटू ए हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन क्रॉस मल्टीप्लाई, एल नीचे आ जाएगा, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, आर ए बाई एल। ये रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला हो जाएगा आर ए बाई एल। तो इसके हिसाब से एसआई यूनिट क्या आने वाला है इसका, आर रेसिस्टेंस का होता है ओम,
एरिया का होता है मीटर स्क्वायर और लेंथ का होता है मीटर। तो मीटर से 1 मीटर गया, क्या आ गया, ओम मीटर। यानी कि अब से हम लोग याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट ओम मीटर होता है। ठीक, बढ़िया। हाँ, ये सब तो बताया नहीं, ये सब पे किस तरह से डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टर का बात कर, कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है। सिर्फ कंडक्टर का बात कर रहे हैं, बाकी और भी किसी मटेरियल में अगर देखेंगे तो वहां पे घट भी सकता है रेजिस्टेंस। कंडक्टर का बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ का देख लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चलिए, और रेसिस्टिविटी तो है ही रेजिस्टेंस। चलिए, एक चीज और यहाँ पे जो छूट रहा है, V और I का रिलेशन हम लोग देख रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका ग्राफ अगर आ जाए बनाने के लिए कि V और I के बीच का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, तो वो लीनियर ग्राफ होगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इस तरह का ग्राफ होगा V और I के बीच में। तो इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये V है और I है, और यहाँ पे एक और ग्राफ दे देते हैं, तो इसको R1 बोल रहे हैं, इसको R2 बोल रहे हैं। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, ये वाला रेसिस्टेंस ज्यादा होगा या फिर ये वाला रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। चलो, ये क्वेश्चन बताओ। चलो देखो, हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके थे यूनिफॉर्म मोशन, याद है? यूनिफॉर्म मोशन का भी ग्राफ ऐसे ही हुआ करता था। तो यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ जब ऐसा हुआ करता था तो इसमें जो इसका स्लोप आता था, स्लोप स्लोप क्या देता था, इसका स्पीड। ये V और P के बीच में था रिलेशन, सॉरी, डिस्टेंस और टाइम के बीच में था। तो V आ जाता था, स्पीड आ जाता था, डिस्टेंस बाई टाइम। तो वैसे ही इसका भी स्लोप क्या दे देगा हम लोग। स्लोप एक्चुअली होता है, स्लोप बोलते हैं किसको है, स्लोप होता है y/x, यानी कि टेन थीटा। टेन थीटा को बोलते हैं स्लोप। स्लोप जैसे इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इस ग्राफ का स्लोप क्या हो जाएगा कि एक्स एक्सिस से ये कितना ऊपर गया है, कितना डिग्री ऊपर गया है, ये होता है स्लोप। तो मान लेते हैं अगर थीटा डिग्री ऊपर गया है तो टेन थीटा इसका स्लोप हो जाएगा। टेन थीटा क्या होता है, P/B, यानी कि y/x। y में कितना ऊपर गया और x में कितना दूर गया, ये होता है स्लोप। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो y गया है B और x गया है I। ठीक है, तो टेन थीटा यानी कि स्लोप जो है V/I क्या होता है, यहाँ से जरा बता देंगे, R हो जाता है। यानी कि इस ग्राफ का, VI ग्राफ का जो स्लोप देगा, स्लोप वो होता है रेसिस्टेंस। तो स्लोप जितना ज्यादा होगा रेसिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, यानी कि R1 इज ग्रेटर देन R2। और अगर ये उल्टा कर दिया जाए, यहाँ पे करंट दे दिया जाए, यहाँ पे भी दे दिया जाए, तो फिर ये उल्टा हो जाएगा। उस बार R2 ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि I/V आने लगेगा इस बार, जो कि 1/R होता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा थोड़ा, अगर ये ऐसा रहेगा तब ये हो जाएगा R1 इज ग्रेटर देन R2। ठीक है, चलो बढ़ो। इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जब लेंथ बढ़ाएंगे, चलो एक क्वेश्चन हम देते हैं। एक कंडक्टर था जिसका लेंथ था L और क्रॉस सेक्शन एरिया है A। अब इस कंडक्टर को हम लोग खींच के लंबा कर दे रहे हैं, 2L कर दे रहे हैं। लेंथ हो गया 2L में, डबल कर दी लेंथ, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया आधा, A/2। तो इसका रेसिस्टेंस अगर R है तो इसका R डैश होगा। तो इन दोनों के बीच में रेशियो फाइंड करना है।
आर और आर डैश के बीच में क्या रेशियो होगा। चलिए इसका आर पहले फाइंड कर लेंगे और उसका आर डैश का रेशियो चाहिए, ठीक है। आर और आर डैश का रेशियो, तो आर होता है रो, हाँ सेम सेम मटेरियल है, सेम कंडक्टर है, मटेरियल सेम है, तो रो दोनों का सेम होगा, यानी कि रेसिस्टिविटी दोनों का सेम होगा। तो रो एल था एल, ए था ए, उसका भी रो रो हो जाएगा। एल उसका 2L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A/2 है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, रो रो खत्म हो जाएगा, A/2 कहाँ चला जाएगा भाई, देखो 5 आ गया, इसको सॉल्व करने आता है क्या, इसको सॉल्व कर दो। ये पूरा अगर ले लेंगे हम लोग, ये पूरा ऊपर चला जाएगा, एल इंटू A/2 इंटू ए इंटू 2L, ऐसा हो जाएगा। क्या आ गया, 1/4, 1/4 मीन्स पहले अगर रेजिस्टेंस 1 होगा तो अभी 4 हो गया होगा, मतलब 4 गुना, 4 गुना बढ़ गया। आर इज टू आर डैश हो गया 1:4। 4 गुना कैसे बढ़ा, एक तो लेंथ डबल की है उससे बढ़ा होगा, दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया भी घटा दिया तो उससे भी बढ़ गया होगा, 4 गुना हो गया। चलिए ठीक, अब हम लोग करते हैं रेसिस्टर, सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स, यानी कि रेसिस्ट रेसिस्टर को किस किस तरह से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं किसी एक सर्किट में। क्या पढ़ने वाले हैं, सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स, यानी कि कनेक्शन पढ़ने वाले हैं, कितने तरह का कनेक्शन होता है रेसिस्टर के बीच में। तो पहला है इसमें सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन या सीरीज कनेक्शन। इसमें क्या होता है, सीरीज कनेक्शन होता है, दूसरा होता है पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, जैसे एक से अधिक रेसिस्टर है मेरे पास, ये किसका सिंबल है, रेसिस्टर का सिंबल है, ठीक है। कुछ कुछ सिंबल बता देते हैं यहाँ पे साइड में, एक रेसिस्टर का ये हो गया, बल्ब का हम लोग बार बार ड्रॉ कर रहे हैं, ये बल्ब हो गया, सेल का, एक सेल का ये हो गया, अगर इसमें और कनेक्ट कर देंगे बैटरी हो जाएगा। अगर स्विच दिखाते हैं तो ये ओपन स्विच हो गया, ये क्लोज स्विच हो गया। स्विच को ऐसे भी दिखा सकते हैं हम लोग, ओपन क्लोज दिखाना है तो कनेक्ट कर देंगे, ये सब कुछ। हाँ एक है, ये है रेसिस्टर, अगर यहाँ पे एक एरो डाल देते हैं तो ये हो जाएगा वेरिएबल रेसिस्टर, यानी कि इसको रियोस्टैट भी बोलते हैं, रियोस्टैट, वेरिएबल रेसिस्टर, यानी कि ऐसा रेसिस्टर जिसमें घटा बढ़ा सकते हैं रेसिस्टर। तो मेरे पास एक R1 है रेसिस्टेंस, R1 रेसिस्टेंस का एक रेसिस्टर है, और दूसरा है R2 R2 का, दो रेसिस्टेंस है मेरे पास, दो रेसिस्टर है मेरे पास R1 R2 का, ठीक है। तो इनको अगर हम लोग जोड़ते हैं, इसका प्लस है इसका प्लस है, ये माइनस है माइनस है, तो इसका कनेक्शन अगर हम लोग इस तरह से करते हैं, एक का प्लस एक का माइनस, एक प्लस माइनस है, तो दूसरा रेसिस्टर का प्लस इसके माइनस के साथ, मतलब इस तरह से, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, अगर और भी आ जाए तो उसका प्लस इसके माइनस के साथ, मतलब इस तरह से जो कनेक्शन आएगा उसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन, लगातार। अब इसको हम लोग, एक प्लस है तो एक सेल के साथ इधर दे देंगे, माइनस जो इधर दे देंगे, यहाँ पे करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा देख लेते हैं पैरेलल में कैसे कनेक्ट करेंगे इनको, पैरेलल में किस तरह से कनेक्शन होता है, दोनों का प्लस पॉजिटिव टर्मिनल एक जगह पे और नेगेटिव टर्मिनल एक जगह पे, कैसे, इस तरह से, ये दोनों एक जगह पे कनेक्ट कर देंगे और ये दोनों एक जगह पे कनेक्ट कर देंगे। अब ये हमको मिल गया एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव, अब इसको कनेक्ट कर देंगे सेल से। चलो ये देखिए, ये हो गया पैरेलल कनेक्शन। अगर और भी
रेसिस्टर कनेक्ट करना है तो और पैरेलल में हम लोग कर सकते हैं इस तरह से, ये सभी पैरेलल में है। अगर ये R1 है, ये R2 है, ये R3, सभी पैरेलल में, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग R इक्विवेलेंट दिखाते हैं। अब हम लोग फाइंड करने वाले हैं पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आने वाला है, मतलब ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना आने वाला है इसका और इसका। तो इसका अगर R1, R2, R3 है तो उसको जानने से पहले एक चीज जानना होगा कि सीरीज कनेक्शन में जो एक करंट यहां से निकलेगा वही करंट पूरे सर्किट में दौड़ेगा, सेम करंट, वही करंट पूरे सर्किट में, मतलब इससे भी आई जा रहा है, इससे भी आई, इससे भी आई, पूरे में आई जा रहा है और आई वापस आई, यानी कि बोलेंगे तो सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होता है पूरे सर्किट में, लेकिन हर रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज अलग अलग होगा। इसके अक्रॉस अगर V1 होगा तो इसके अक्रॉस V2 होगा, इसके अक्रॉस V3 होगा। हर रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज अलग अलग होगा और ये तीनों वोल्टेज को अगर जोड़ेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 तो V के बराबर आ जाएगा, यानी कि सोर्स वोल्टेज के बराबर। और अगर पैरेलल का बात करते हैं तो जो करंट यहाँ से निकलेगा, मान लीजिए आई, तो यहाँ जाते जाते इसको तीन रास्ता मिलेगा और पहले वाले में भी जाना होगा, दूसरे वाले में भी और तीसरे वाले में, तो तीनों में जाना है करंट, तो यहाँ करंट बढ़ जाता है, मतलब तीनों ब्रांच में अलग अलग करंट जाता है। तो इसमें अगर मान लेते हैं I1, इसमें I2 और इसमें I3 गया, यहाँ से निकलेगा I1, यहाँ से I2, यहाँ से I3, तीनों एक जगह मिल जाएंगे, फिर बन जाएगा I और यहाँ से वापस आ जाएगा I। ठीक है भाई, चलिए। तो इसमें पैरेलल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि करंट डिफरेंट होता है लेकिन तीनों रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा। इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज V है, इसके अक्रॉस V है, इसके अक्रॉस V है, और ये V जो होगा सोर्स वोल्टेज के बराबर होगा, यानी कि जितना सोर्स का वोल्टेज होगा वही तीनों रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज होगा। तो इस कारण से भी हम लोग घर में जो कनेक्शन करते हैं वो पैरेलल कनेक्शन करते हैं ताकि वोल्टेज में कोई ड्रॉप ना आए। जो सोर्स का वोल्टेज होगा 220 वोल्ट, वही हर एप्लायंसेस में वोल्टेज देखने को मिलेगा, वोल्टेज में कोई ड्रॉप नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग फाइंड करते हैं कि इसका R इक्विवेलेंट कितना होने वाला है। तो डिफरेंट क्या आ रहा है यहाँ पे, V इज इक्वल टू क्या आ रहा है, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस और भी अगर लगाएंगे तो Vn जाएगा। तो V हम लोग ओम्स लॉ से पढ़े हैं, V इज इक्वल टू IR होता है, IR होता है। तो V1 हम लोग क्या बोलेंगे, करंट तो I रहेगा, R है R1, तो हो जाएगा V1 हो जाएगा IR1, उसी तरह से V2 हो जाएगा IR2, V3 हो जाएगा IR3 प्लस इस तरह से IRN। अब कॉमन क्या है इधर से, I ले लिए कॉमन, तो क्या बच गया R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस इस तरह से RN। ठीक है, I घट गया भाई, R क्या आ गया, ये जो R आ रहा है यही है R इक्विवेलेंट, मीन्स इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होने वाला है। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN, ये हो गया R इक्विवेलेंट। इसका मतलब क्या हुआ, सभी रेजिस्टेंस को अगर जोड़ दिया जाएगा तो वही R इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा पैरेलल में देख लेते हैं कैसे निकलेगा। यहाँ पे डिफरेंट क्या है, वो डिफरेंट क्या था, करंट, यानी कि करंट को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस और भी अगर ब्रांचेस हैं तो IN तक जाएंगे, और भी अगर ब्रांचेस होंगे दूसरे करंट जाएगा। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई R। तो I1 को क्या लिखेंगे, सभी में V सेम है तो V सेम रहेगा IR1, V बाई R2, V बाई R3 प्लस इसी तरह से V बाई RN, ये हो जाएगा। अब इधर से भी अगर हम लोग कांस्टेंट ले लेते हैं कॉमन, तो बचेगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस
ये हो गया वी बाई आर, वी वी कट गया और आ गया वन बाई, ये जो आर होगा वो आर इक्विवेलेंट होगा, तो वन बाई आर इक्विवेलेंट आ गया वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री, ये हो जाएगा आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। तो सीरीज में इस तरह से आर इक्विवेलेंट निकालेंगे पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, और पैरेलल में इस तरह से निकालेंगे। चलो आप लो। चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं हीटिंग इफेक्ट। आप लेना, हीटिंग इफेक्ट ये क्या है? क्या पढ़ने जा रहे हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलो नहीं पढ़ते, नहीं लिखते। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं इसको। तो ये क्या बोलता है? जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो वो कंडक्टर को हीट कर देता है। ये हीट कैसे होता है? जैसे देखिए, ये बैटरी है, बैटरी क्या होता है भाई? पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस का अगर हम लोग देखेंगे डेफिनेशन, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ता है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये बैटरी जो वर्क कर रहा होगा, यानी कि एनर्जी सप्लाई कर रहा होगा, ये एनर्जी जाता कहाँ है? ये एनर्जी जाता है, बल्ब यूज किए हैं तो बल्ब को जलाने में यानी कि लाइट एनर्जी में गया, अगर फैन ऑन किए हैं तो मोटर को जलाने में यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो भाई वो सब वो ठीक है, एनर्जी जो सप्लाई किया वो सब यहाँ पे कंज्यूम हो गया। अब कुछ एनर्जी जो है वो वायर को हीट करने में भी चला जाता है, यानी कि हीट एनर्जी के फॉर्म में भी वेस्ट हो जाता है। इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। करने से पहले हम लोग पावर पढ़ लेंगे। पावर क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी कि हर सेकंड कितना वर्क हो रहा है उसको बोलते हैं पावर, या फिर बोलेंगे एनर्जी पर यूनिट टाइम। वर्क डन एनर्जी जो है तो उसको ध्यान में रखेंगे। और फिर यहाँ पे अब देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस का हम लोग डेफिनेशन पढ़े थे शुरू में पहला क्लास में। क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि एक यूनिट चार्ज को पर कितना वर्क किया जा रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि एक सोर्स जो है कितना एनर्जी लगा रहा है एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, ठीक है? तो वो एनर्जी कितना है, वो सोर्स जो है वो कितना एनर्जी लगा रहा है किसी चार्ज पे, V क्यू कर देंगे। ये एनर्जी लगा रहा होगा सोर्स, ठीक है? और यही एनर्जी हीट में कन्वर्ट होगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो अगर एनर्जी का हम बात करेंगे तो उससे पावर से अगर देखेंगे, पावर क्या होता है? एनर्जी बाई टाइम। और अगर एनर्जी देखा जाए तो क्या हो जाएगा? पावर इनटू टाइम, ठीक है? पावर क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम। पावर क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो फिर वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो अगर T से डिवाइड कर दिया जाए इसको दोनों तरफ, तो वर्क डन बाई टाइम हो जाएगा पावर, और पावर क्या आ जाएगा? V। और Q बाई T हम जानते हैं चार्ज पर यूनिट टाइम को I बोलते हैं करंट। तो पावर के लिए फॉर्मूला बन जाएगा VI, ठीक है भाई? पावर का ये फॉर्मूला हो गया। अब अगर हीट एनर्जी का फॉर्मूला पता करना है तो हीट क्या है? एनर्जी, और एनर्जी क्या होता है? पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। इसको अगर टाइम से VI पावर हो गया और टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हीट का फॉर्मूला VI। और अगर ओम्स लॉ से देखा जाए तो इसको और आगे डिराइव कर सकते हैं अलग फॉर्मूला से। V इक्वल टू IR लिखा जा सकता है, और I लिखा जा सकता है। यहाँ से निकलेगा I इंटू आई हो जाएगा I स्क्वायर RT, ये हो जाएगा हीट का दूसरा फार्मूला I स्क्वायर RT। इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इस इक्वेशन से देखेंगे क्या पता चल रहा है। इस इक्वेशन से पता चल रहा है कि हीट एनर्जी जो होगा किसी भी कंडक्टर में
वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट के स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि किसी कंडक्टर का कितना रेजिस्टेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा ही डेवलप होगा, और जितना करंट उसमें फ्लो कर रहा है उसके स्क्वायर पर डिपेंड करेगी, और जितने टाइम के लिए फ्लो कर रहा है उतना ज़्यादा ही डेवलप होगा। ठीक है, ये इससे पता चलता है। तो ये हो गया हीट यानी एनर्जी, ये हो गया पावर। अब थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं एक चीज़ और कि पावर का अगर इससे और डिराइव किया जाए फॉर्मूला, तो जी की जगह पे अगर आई आर रखा जाए, इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ, तो ये क्या बन गया आई स्क्वायर आर, पावर का फॉर्मूला निकल गया आई स्क्वायर आर। या फिर अगर v के जगह v को कांस्टेंट रखें, i को लिखते हैं v बाई आर, क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाई आर। पावर का ये दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा v स्क्वायर बाई आर, एक इधर भी था ठीक हो गया। किसी और डायरेक्शन में भी अपन जा सकते हैं। तो गौर करने वाला बात इन दोनों फॉर्मूला में ये है कि इसमें पावर जो है रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन इसमें पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो किसी सर्किट में ये ऐसा दोनों कैसे हो सकता है, एक बार पावर जो है रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है और यहाँ पे पावर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है, ऐसा कैसे हो सकता है, सोच के बताइए। चलिए देखिए, तो ध्यान दीजिए जब ओम्स लॉ कर लेते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो वहाँ पे कंडीशन लगा रहे थे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना। उसी तरह से यहाँ भी एक कंडीशन लगेगा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R एट कांस्टेंट I, यानी कि जब करंट कांस्टेंट होगा तो P R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और ये कब होगा एट कांस्टेंट V, यानी कि जब वोल्टेज कांस्टेंट होगा पावर रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये था हमारा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि करंट कांस्टेंट कहाँ पे होता है, सीरीज में, सीरीज कनेक्शन में करंट कांस्टेंट होता है, यानी कि फॉर्मूला सीरीज में लगेगा केवल, और V कांस्टेंट कहाँ होता है पैरेलल में, यानी कि ये फॉर्मूला पैरेलल में लगने वाला है। तो ये था पूरा इलेक्ट्रिसिटी का निचोड़।